Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 3 of General Accounting Principle and in this video we are going to deal with Generally Accepted Accounting Principle. आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत ये हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। क्या क्या है इस वीडियो में? सबसे पहले हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि गैप क्या होता है वो जानेंगे। दूसरा, जो 4 महत्वपूर्ण अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन अवधारणाएं हैं और बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन है वो कौन कौन से हैं, क्या क्या है उसके अंदर, उसे देखेंगे। और फाइनली पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो कि ये वाली वीडियो है, इन तीनों पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने इस वीडियो में कवर करा है, उसे देखेंगे क्या क्या है। सो फर्स्ट इज व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप। क्या होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? So it is a set of rules and guidelines developed by the accounting industry for companies to follow when reporting financial data. वित्तीय डेटा की रिपोर्टिंग करते समय कंपनियों के लिए लेखांकन उद्योग द्वारा विकसित नियमों और दिशा निर्देशों का एक सेट, और इसी सेट को हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। सबसे पहले सर 2017 का जो यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर हो रखा है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गैप, और आंसर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दूसरा सर, ये प्रिंसिपल हैं कैसे? तो ये वो सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसके अंतर्गत वो सारे नियम हैं, जिसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वित्तीय डाटा, किसी भी फाइनेंशियल डाटा की रिपोर्टिंग करते हैं और उसके थ्रू अकाउंटिंग की जाती है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दीज अकाउंटिंग एजम्पशन? कितने प्रकार की ये अकाउंटिंग एजम्पशन होती है? तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन। पहला वाला जो है वो है मेरा अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन। दूसरा है मेरा मनी मेजरमेंट एजम्पशन। तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। चौथा है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। पहले वाले को कहते हैं हम लोग व्यापार इकाई अवधारणा। दूसरा जो है मेरा धन मापन अवधारणा। तीसरा है लेखांकन अवधि अवधारणा और चौथा है चालू व्यापार की अवधारणा। नाउ जो फर्स्ट है वो है अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन, और इसी को सर बिजनेस एंटिटी एजम्पशन भी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो व्यापार इकाई अवधारणा कहते हैं इसे। सो इन सिंपल लैंग्वेज इट सेज बिजनेस एंड ऑनर आर सेपरेट एंटिटी। इसे आप बेटर हुआ कहीं साइड में लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है जो मैं कह रहा हूँ। सो इन सिंपल लैंग्वेज इट सेज बिजनेस यानी कि जो व्यवसाय है, एंड ऑनर यानी कि एंटरप्रेन्योर यानी कि उसका मालिक, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। सो इट सेज दैट बिजनेस इज ट्रीटेड एज यूनिट और एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर, creditor, and others. Even the proprietor of the business is considered to be separate and distinct from the business which he controls. He is treated as a creditor to the extent of his capital. मतलब क्या हुआ सर? मतलब यह है व्यवसाय को उसके मालिक, लेनदार और अन्य लोगों के अलावा इकाई या इकाई के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि व्यवसाय के मालिक को उस व्यवसाय से अलग और विशिष्ट माना जाता है जिसे वह नियंत्रित करता है। जो बिल्कुल जो बिजनेस होगा वो, चाहे वो उसका ऑनर हो, चाहे वो लेनदार हो, चाहे वो कोई और हो, देनदार हो, इन सब से बिल्कुल अलग है बिजनेस। इवन जो ऑनर है वो अगर कोई पूंजी लगाता है उसमें तो वो भी ऐसा माना जाता है कि वो भी क्या है, एक तरह का क्रेडिट है बिजनेस के अंदर, और ये क्या करना है, उस ऑनर को वापस करना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है मेरा मनी मेजरमेंट एजम्पशन, धन मापन अवधारणा। सो मनी मेजरमेंट एजम्पशन ये क्या कहता है,
इन अकाउंटिंग only those business transaction and events which are of financial nature, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, उसी को रिकॉर्ड करा जाता है। सिंपल अगर मैं कहूँ तो अकाउंट्स विल ओनली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। अगर डीलिंग जो हो रही है बिजनेस के अंदर, अगर उसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, तो उसे इम्पोर्टेंस दी जाएगी और अकाउंट्स के अंदर उसे नोट नोट डाउन करा जाएगा, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मनी मेजरमेंट एजम्पशन हमें यही बताता है। तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन, लेखांकन अवधि अवधारणा। ये क्या है सर? तो द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट रेगुलर इंटरवल। हमेशा क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट को एक रेगुलर इंटरवल पर क्या करते हैं, क्लोज कर दिया जाता है और दोबारा एक नए अकाउंट को रीओपन करा जाता है। और सर ये होता कब है? तो हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर हम लोग एक इंटरवल मानते हैं। तो यूजुअली अ पीरियड ऑफ 365 डेज और 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। इंडियन इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक है, ये मैंने लास्ट वाली वीडियोस में भी बता रखा है। तो वो मेरा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो टाइम पीरियड है इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो मेनली जितनी भी बिजनेसेस स्टार्ट होती हैं वो अपना जो ओपनिंग स्टॉक है वो कब मेंटेन करके स्टार्ट करना शुरू करती हैं, तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करना शुरू करती हैं और अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 31 मार्च को ख़त्म कर देती है। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये सारा मैंने पार्ट 2 में बता रखा है आपको। उससे आप क्लियर कर लीजिए तो बेटर होगा, और अगर आपने क्लियर कर लिया है तो अच्छी बात है। तो सर अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन ये क्या कहता है? तो ये सिर्फ इतना कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आप अपना सारा लेखा जोखा, सारा हिसाब किताब, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ जहाँ लॉस हो रहा है, वो सारा अकाउंट आप जो है क्लियर कर लो, सारा चीज़ अपना देख लो और फिर नए सिरे से आप अपनी अकाउंटिंग बनाओ, रीस्टार्ट करो चीज़ों को। अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन सिर्फ ये कहता है। चौथा जो है वो है मेरा गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हिंदी में कहते हैं इसे चालू व्यापार की अवधारणा। क्या होता है ये? सो अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर एवर एंड transactions are recorded from this point of view. There is neither the intention nor the necessity to wind up the business in the foreseeable. मतलब सर इसमें कोई इंटेंशन नहीं है कि मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट करा है तो मैं उसे क्या करूँगा, कभी ना कभी उसे बंद करना ही करना है। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने का। गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहता है कि बिजनेस हमेशा चलेगा और इसे कभी भी किसी कभी भी इस इंटेंशन के साथ ओपन नहीं करा जाता कि कुछ समय के बाद हमें क्या करना है, इस बिज़नेस को क्लोज़ करना है। चाहे ऑनर हो या ना हो, कंपनी का जो ऑनरशिप है वो चाहे एक पर्सन के पास हो, चाहे शेयर होल्डर के पास हो, कुछ भी हो, हर एक सिचुएशन में जो बिज़नेस है वो हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए फोर्सेबल होगा, वो हमेशा चलता रहेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो ये 4 बेसिक इम्पोर्टेंट एजम्पशन थे। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के द्वारा कवर हुए हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता है या विशेषताएं हैं अकाउंटिंग की, लेखांकन की? पहला है अकाउंटिंग इज अ सोशल साइंस, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग, दूसरा सही है सर। तीसरा देख लेते हैं, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर है इसका बी। दूसरा क्वेश्चन है सर अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स, अकाउंटिंग क्या इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, अकाउंटिंग में क्या शामिल है? पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा समराइजिंग, चौथा ऑल द अबव।
सो आंसर है इसका ऑल दी अबव, सभी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। तीसरा है मेरा डैश कवर्स प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क एंड इंक्लूड्स रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। डैश के प्रक्रियात्मक पहलुओं को शामिल किया गया लेखाकरण कार्य और रिकॉर्ड कीपिंग शामिल है। अब इसमें जो फर्स्ट है वो है मेरा लेखाकरण, दूसरा है मेरा बुक कीपिंग, तीसरा है मेरा प्रविष्टि और चौथा है जनरलाइजिंग। फिर जनरलाइजिंग क्या होता है ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये नेक्स्ट पार्ट में या फिर उसके भी नेक्स्ट पार्ट में ये आएगा। पोस्टिंग भी हमें अभी नहीं पढ़ना। तो आप तो ऐसे ही तुक्का मार सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ये दोनों तो होगा नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन है डैश कवर प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग वर्क एंड इंक्लूड्स रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। जो रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन को इंक्लूड करता है, रिकॉर्ड करता है, उसे एनालाइज नहीं करता। तो अकाउंटिंग में चीज़ें रिकॉर्ड भी होती है फेयर तरीके से और उसके बाद एनालाइज भी करते हैं हम लोग। तो ये नहीं हो सकता, तो बचा क्या सर? बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग इज ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू दी। अकाउंटिंग का जो मेन महत्व, प्राथमिक महत्व है वो क्या है? पहला, प्रोप्राइटर एंड द मैनेजर। प्रोप्राइटर इस अकाउंटिंग को यूज़ करे और मैनेजर उस यूज़ इस ये जो अकाउंटिंग है इसे यूज़ करे। दूसरा, क्रेडिटर एंड वर्कर्स। तीसरा, डेटर एंड गवर्नमेंट। चौथा है बैंकर एंड क्रेडिटर्स। सर ये चारों के लिए जो है अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है प्राइमरी इम्पॉर्टेंट किसका है? तो प्राइमरी इम्पोर्टेंस मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होता है अकाउंटिंग? तो इसका आंसर है सर प्रोप्राइटर एंड द मैनेजर। जो मालिक होगा और उस जो कंपनी का जो मैनेजर होगा उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग, क्योंकि सबसे पहला काम तो उसे ही चेक करना है ना कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि मुझे लॉस हुआ है, कहाँ मैंने मिस्टेक करी है, किस किस चीज़ों पे मुझे वर्क करना है, ये सबसे पहले मालिक जानना चाहेगा। तो अकाउंटिंग का जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है वो किसके लिए होगा? प्रोप्राइटर के लिए होगा, मालिक के लिए होगा और साथ में ही मैनेजर के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड बाय। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है या किसके द्वारा किया जाता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड बाय ऑनर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, ऑल द अबव। तो आंसर है ऑल द अबव। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो कौन यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? तो सभी लोग यूज़ करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ऑल दी अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट है बिजनेस एज पर डैश बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द assumption दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसके अनुसार, मतलब यहाँ पे चार कॉन्सेप्ट दिया हुआ है या चार एजम्पशन दिया हुआ है, तो किस एजम्पशन के अनुसार बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द assumption दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब लंबे समय के लिए बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होगा। लास्ट वाला हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। किस एजम्पशन के कारण जो एंटिटी है वो ऑनर से सेपरेट होती है, क्रेडिटर से सेपरेट होती है, मतलब जो बिजनेस एंटिटी है वो बाकी सबसे अलग है। तो इसका आंसर है सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके थ्रू आपका अभी तक का कॉन्सेप्ट जितने भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर करा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।